हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है हमारा मगध साम्राज्य। इससे पहले के टॉपिक आप जो है प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये बनता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये हमें अथर्ववेद में मिलता है। इसके तीन वंश जो हैं, इसमें तीन वंश जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नंद वंश। इसका संस्थापक था बिंबिसार, जिसे आप श्रोणिक भी कहते हैं। शिशुनाग का संस्थापक था शिशुनाग ही, और नंद वंश का था महानंदिन या महापदम नंद। ठीक है। और जो हर्यक वंश था ये बौद्ध धर्म का समर्थक थे, और जो नंद वंश था ये जैन धर्म के समर्थक थे। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल हम जो है हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संस्थापक था बिंबिसार। क्वेश्चन, सबसे पहला जो संस्थापक था हर्यक वंश का वो कौन था? वो था बिंबिसार। इसका पितृहंता जो था, ये पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। अब ये पितृहंता क्यों है? क्योंकि इसने अपने पापा को मारा था, इसलिए इसको पितृहंता पुत्र कहा जाता है। आगे इसका भी बेटा अजातशत्रु जो है अजातशत्रु को मारेगा। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कुणिक कहते हैं। इसके बाद इसकी माता का क्या नाम है? चलन्ना नाम है। पत्नी वजीरा। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हुई थी। इनके टाइम में ही ये हुई थी। और बुद्ध की जो शिक्षा दो भागों में विभक्त थी उस समय, सुत्त पिटक और विनय पिटक। याद रखेंगे, जब हर्यक वंश था तो बुद्ध की शिक्षा कितने भागों में विभक्त थी? दो भागों में थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इसके बाद जो है अजातशत्रु की भी हत्या कर दी गई। वो किसने की? इसी के ही पुत्र ने, उदयन ने। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको याद रखना है कि ये जैन धर्म का समर्थक था। बाकी ऊपर दो बौद्ध धर्म के थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जैन धर्म का समर्थक था। अब इसने राजधानी को यहाँ पर परिवर्तन किया। राजगृह से ये हो गया पाटलिपुत्र। अब ये कहाँ है? पटना में। और ये जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर है। इसके तीन पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अगर इन दोनों का नाम आपको ध्यान नहीं भी रहता कोई बात नहीं, लेकिन नागदशक आपको जरूर जो है नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका अंतिम शासक है। उदयन का पुत्र नागदशक, और जो उदयन था ये जैन धर्म का समर्थक था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये जो है इसने अपनी जो राजधानी है राजगृह से जो क्या करी थी, पाटलिपुत्र को परिवर्तित किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग के जो संस्थापक है वो है शिशुनाग। विवरण: हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक अयोग्य अमात्य ने, अमात्य मतलब उस टाइम का मंत्री ने, अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। ठीक है। यानी कि ये एक मंत्री था शिशुनाग, नागदशक को इसने जो है मारा और अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की इसने नींव रखी थी। राजधानी इसकी क्या है? वैशाली। ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? वैशाली। नेक्स्ट है कालाशोक या काकवर्ण। ये अगला शासक आ गया है। राजधानी परिवर्तन हो गई है, वैशाली से अब दोबारा क्या हो गई है? पाटलिपुत्र हो गई है। और इनके काल में जो हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। लेकिन यहाँ डिटेल में है कि साबका कमीर की अध्यक्षता में ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अब यहाँ जो बौद्ध संघ विभक्त हुआ था, देखिए, जब यहाँ पर जो हुआ था हर्यक वंश में बौद्ध धर्म की शिक्षा विभक्त हुई थी। यहाँ बौद्ध संघ जो है संघ इनका विभक्त हुआ था। पहला था स्थविर और दूसरा था महासांगिक। अंतिम शासक इसका था नंदीवर्धन। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है नंद वंश। जैन धर्म के समर्थक, संस्थापक थे महानंदिन, महापदम नंद। उपाधि क्या क्या थी इसकी? एक राट या एक छत्र, भार्गव मतलब परशुराम का अवतार, सर्वश्रद्धांक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, मित्र, व्याकरणाचार्य जो है पाणिनि। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, एक बार आप दोबारा देख लें। इसके बाद इसके 8 पुत्र थे। इन सब ने 100 वर्ष का शासन किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो लास्ट का शासक है उसको हमने याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसका लास्ट पुत्र जो था वो था धनानंद, अंतिम शासक था। ये सिकंदर का समकालीन था, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की कर दी थी हत्या, और मौर्य वंश को इसने क्या किया था? स्थापित
किया था। ठीक है, तो ये जो आपके लिए चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा से हम इसे डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखिए, बिंबिसार की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है, आपने शुरू में देखा। और ये बिंबिसार कौन था? ये हर्यक वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक था। और बिंबिसार ने सबसे पहले किस पे अधिकार किया था? अंग देश पर इसने अधिकार किया था। और इसका शासन अपने पुत्र किसको दिया था? अंग का अ से अंग देश किसको दिया था? अपने पुत्र अजात शत्रु को। वही अजात शत्रु जिसका मैंने अभी आपको बताया कि इसने बिंबिसार की क्या करी थी? हत्या करी थी। और इसने अपने बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत किया। इसने कितने विवाह किए? इसने 3 विवाह किए। कितने किए? 3 विवाह। सबसे पहली पत्नी जो है उसका नाम है कौशलराज। दूसरी इसकी जो कौशलराज की पुत्री है प्रसन्नजीत की बहन महाकौशल थी। और इस विवाह से कौशल के साथ उसकी जो शत्रुता थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। ध्यान रखेंगे आप, कौशल राज से जो है कौशलों के साथ इसकी जो है शत्रुता बिल्कुल समाप्त हो गई थी। 3 इसकी पत्नियां थी। दूसरी पत्नी की बात करें तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना से जो हुई थी, इसी से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ था। और तीसरी रानी थी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री शेमा थी। शेमा हो गई, ठीक है। चलन्ना हो गई, ये दूसरी बीवी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है चलन्ना क्योंकि इससे अजात शत्रु हुआ और इसी ने ही अपने पापा की हत्या करी। ठीक है। कौशल राज इसकी पहली बीवी। और कौशल राज से क्या हुआ? कौशल राज के साथ इसकी जो है शत्रुता समाप्त हो गई थी। ठीक है। और विभिन्न राजकुलों से इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। अगर हम बात करें मगध की जो वास्तविक शत्रुता है वो किससे थी? वो थी अवंती से। अवंती से थी। और इसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। कौन सी थी राजधानी? उज्जैन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवंती की राजधानी आप सबने बतानी है, तो उज्जैन इसकी राजधानी थी। देखिए, हर एक लाइन में से आपके लिए एक एक क्वेश्चन है। ठीक है। और उज्जैन का जो राजा था चंड ब्रतोत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही उचित समझा। और जब चंड प्रदोत को पीलिया रोग हो गया तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा और बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मादत्त को पराजित करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह बन सकता है कि चंड प्रदोत को कौन सा रोग हुआ था? तो पीलिया रोग हुआ। और बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम है? जीवक है। जीवक को कहाँ भेजा गया? उज्जैन भेजा गया। और किसको शासक उस समय फिर उसके बाद कौन सा शासक बना? ब्रह्मदत्त बना। ठीक है। और उसके अपने राज्य में मिला लिया। मगध की पहली राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। राजगीर इसकी सबसे पहली राजधानी थी। उस समय हम इसे क्या कहते थे? उस समय हम इसको कहते थे गिरिव्रज। क्या कहते थे? गिरिवज्र कहते थे। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 तक जो है 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया है। ठीक है। राजा प्रदोत की बात करें तो राजा था अवंती इसके पास। उदयन की बात करें तो उसको दिया था वत्स। प्रसन्नजीत की बात करें इसको दिया था कौशल, क्योंकि उसी की मम्मी थी ना प्रसन्नजीत। अजात शत्रु को इसने दिया था मगध। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने मतलब पिता बिंबिसार की हत्या करी और पितृहंता भी कहते हैं। ये जो है बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, लेकिन बुद्ध से ये ज्यादा प्रभावित था। 8वें वर्ष में बुद्ध को इसने महानिर्वाण, इसको उसके शासनकाल में ही जो बुद्ध थे, जब इसका 8वां वर्ष चल रहा था तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। और इसने राजगृह में जो राजधानी थी वहां पर एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। और इसके शासनकाल में ही राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका पुत्र आया उदयन, इसने इसकी हत्या की और अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था। आप समझ गए होंगे कि इसने अपने पापा की मतलब हत्या करी अजात शत्रु की। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और उन पर जो है आक्रमण करके उन्हें परास्त भी किया।
नष्ट कर डाला, युद्ध तंत्र किया। ठीक है, अजात शत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का जो शासक है अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की अब क्या दे रहे थे, धमकी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। और अजात शत्रु ने राजगीर की क्या कर दी थी, किलेबंदी की थी और अवंती को इसने मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। आप ये चीज देख पा रहे हैं, इसके पापा जी के टाइम भी अवंती का नाम आगे आया और इसके टाइम में भी था। नेक्स्ट है आपका उदयन। इसका पुत्र बैठा मगध पर, मगध की गद्दी पर बैठा और उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। अब जो मगध का साम्राज्य था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था, ये था वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ था। इसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन्होंने क्रमवार जो है यहां पर राज्य किया है। ध्यान रखेंगे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ध्यान रखेंगे। और पुराणों और कथा कोश में नागदशक का नाम क्या कहलाता है, दर्शक मिलता है, ध्यान रखेंगे इसे। और इसके बाद जो है जनता ने इन पितृहंताओं को शासक से उतार दिया और शिशुनाग नामक एक अयोग्य अमात्य को राजा बना दिया और इसी ने ही शिशुनाग वंश की क्या कर दी, नींव रख दी। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। संस्थापक शिशुनाग, सबसे बड़ी सफलता क्या थी भाई, अवंती राज्य को जीत लिया, उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया और राजधानी क्या थी, वैशाली। अब क्या हो गई है, वैशाली इसने ट्रांसफर कर दी अपनी राजधानी को। अवंती अब फाइनली शिशुनाग वंश में फाइनली अब जो है मगध साम्राज्य में इंक्लूड हो गई थी। नेक्स्ट है कालाशोक, ये अगला शासक है। इसका उपनाम था काकवर्ण। इसकी जो है उसने अब अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र में, वैशाली से पाटलिपुत्र हो गई है। और इसके बाद इसने पाटलिपुत्र को क्या किया, मगध की राजधानी बनाया। और कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर इस कालाशोक की हत्या कर दी। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, नंदीवर्धन, यहाँ महानंदिन। तो शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हो गया और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। देखिए, आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन में से आपके लिए एक एक क्वेश्चन है और सीरियल वाइज है, तो आप एक कहानी की तरह समझ सकते हैं कि किसको क्या हुआ, किसको क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंद वंश की। इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था महानंदिन। और महानंदिन ने ही नंद वंश की स्थापना की थी और एक शुद्ध दासी पुत्र महापदम नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, महापदम नंद ने इसकी हत्या कर दी थी, महानंदिन की। ये पदम नंद है, ध्यान रखेंगे। अब इस वंश में कितने राजा आए हैं, ये 9 राजा हुए हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नव नंद कहा जाता है। नव है ना, 9 है ना, तो नव नंद इन्हें कहा जाता है। धनानंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हत्या हुई है। बाकी सबके नाम आप देख सकते हैं, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद, शाणाक, दश सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। लेकिन धनानंद का नाम हम ज्यादा याद रखते हैं। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापदम कहा गया है और शेष जो 8 रह गए हैं ये उसी के ही क्या थे, पुत्र थे। उग्रसेन जो है ना, महानंदिन था ना, तो उग्रसेन इसको कहा गया है और महापदम इसको कहा गया है। उग्रसेन को ही पुराणों में महापदम कहा गया है और ये इसके पुत्र थे। अब हम बात करेंगे महापदम नंद की। इसकी जो ये था ना महापदम नंद, हम इसकी बात करेंगे। ये मेन है। महापदम नंद ने स्वयं जो है एक राट इसको कहा था। ये संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसने सबसे पहले काम क्या किया, वो तो अवंती करते रहे। ये सबसे पहले इसने कलिंग, अशोक का इससे संबंध है, कलिंग वजह की, वहां पर इसने एक नहर खुदवाई जिसका उल्लेख हमें बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका जिक्र किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अभिलेख से हमें पता लगता है कि महापदम नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा को भी उठा के लाया था। इस अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें इस चीज की जानकारी मिलती है कि जो महापदम नंद है ये कलिंग से एक जैन प्रतिमा भी उठाकर लाया था। जो पाणिनि था, सबने आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इसका मित्र था और उत्तर भारत का ये प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इससे सर्व शत्रांत की जो है, शत्रांतक की जो है इसको उपाधि इसने
इसको दी गई है। अब बात करेंगे हम धनानंद की। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिकंदर का समकालीन था। इसको यूनानी लेखकों ने इसको क्या कहा है, ये जरूर आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, अग्रमीज। धनानंद को क्या कहा गया है यूनानी लेखकों द्वारा, अग्रमीज कहा गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा है। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और नंद वंश का जो ये क्या था, अंतिम सम्राट था। कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। और जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया। चाणक्य के लिए इसने हेल्प और धनानंद की कर दी हत्या और मौर्य वंश की कर दी स्थापना। और सिकंदर ने भारत पर इसके शासनकाल में ही सिकंदर हमारे यहाँ पर भारत पर आया और भारत पर इसने आक्रमण कर दिया। और जो नंद शासक थे वो किसके पोषक थे? जैन मत के थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और धनानंद के जो जैन अमात्य थे, मतलब जैन जो मंत्री थे, उनके नाम हैं शक्ताल और स्थूलभद्र। ध्यान रखेंगे, शक्ताल और स्थूलभद्र। उपवर्ष हो गया, वर रुचि हो गया, कात्यायन हो गया। ये विद्वान नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। ये विद्वानों के नाम हैं, दोबारा मैं आपको बता रही हूं। उपवर्ष, वर रुचि, वर में रुचि है, और कात्यायन। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, आप सबको कहानी अब समझ आ गई है। इसके बाद जो है नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। इनकी सेना में इतने आपके पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की ली मदद, धनानंद की कर दी हत्या, मौर्य वंश की नींव डाली और मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव जो है अपने शिखर पर पहुंच गया था। मगध की सफलता के कारण जान लेते हैं। देखिए, अब हमारा मगध साम्राज्य बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी सफलता के कारण जानेंगे। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना हुई, जिसमें बिंबिसार है, इसका पुत्र अजातशत्रु, फिर महापद्म नंद। इनके बारे में डिटेल में है। ये बहुत ही साहसी थे, महत्वाकांक्षी थे। लौह युग में मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत ही उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध यहाँ पर भंडार थे। मगध की जो आरंभिक राजधानी थी उस समय राजगीर से ये सब जो है अधिक दूर नहीं थे जो भंडार थे ना, क्योंकि भौगोलिक स्थिति उनके अंडर में थी। गंगा भी थी, सोन नदी भी थी, देखो उनके संगम पर था सब कुछ। तो आप समझ सकते हो कि वहां पर वैभव था, भौगोलिक स्थिति इनके अकॉर्डिंग थी। ठीक है, समृद्ध लोह खनिज थे, भंडारों की सुविधा थी। मगध के शासक अपने लिए हथियार कराने में क्या रहे थे? सफल हुए थे। मगध की जो राजधानियां हैं, दोनों राजधानियां हैं राजगीर और पाटलिपुत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राजगीर कैसी थी? ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई एक श्रृंखला से ये घिरी हुई थी, इसलिए वे दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र कैसे था? गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था। अब आप देख सकते हो कि भाई कितनी उपजाऊ वहां पर होगी, जो कृषि कैसे हो सकती है। तो मतलब हर तरीके से वैभवपूर्ण था। ठीक है, पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर ही आपकी घाघरा नदी गंगा से निकलती थी। चारों ओर से नदियां द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद थी। अब इसे सोन और गंगा पश्चिम की और उत्तर की ओर से, पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुई थी। देखिए दोबारा, सोन और गंगा जो थी पश्चिम और उत्तर की ओर से, पश्चिम और उत्तर की ओर से थी सोन और गंगा। पुनपुन जो थी दक्षिण और पूर्व की ओर से इसे घेरी हुई थी। और पाटलिपुत्र एक, आप उसको कह सकते हो कि एक जल दुर्ग था। हर जगह से, हर दिशा से जो है नदियों से घिरा हुआ था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल भी पैदा होते थे। और प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की उपजाऊ ये बहुत ही अधिक उपजाऊ था, क्योंकि आप इतना देख सकते हैं कितनी नदियां हैं तो कृषि तो होगी ही, तो चावल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होते थे। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे। भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था, बेचते थे ये। ठीक है, और उपज को एकत्रित भी करते थे। नगरों का उत्थान हो रहा था। धातु के बने सिक्के इन्होंने बहुत ही प्रचलन उठाया था। सैनिक संगठन की अगर बात करें तो इसके विषय में मगध को एक विशेष सुविधा भी प्राप्त थी कि भारतीय राजा जो है घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति बिल्कुल परिचित थे। उस समय मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि हाथियों का इन्होंने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अपने पड़ोसियों के विरुद्ध किसने किया था? मगध ने किया था। और यूनानी स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि नंद की सेना में कितने हाथी थे?
6,000 इसके हाथी थे। ठीक है, तो ये इसकी सफलता के कारण है कि देखो इतने अच्छे से मतलब राजा भी हुए, इनकी भौगोलिक स्थिति भी इनके अंडर में थी, राजधानियां परिपूर्ण थी, आसपास नदियां थी और चावल के उत्पादन थे, और इतने ही इनके सक्षम थे क्योंकि ये युद्ध में भी परफेक्ट थे। हाथियों का इन्होंने पहली बार यूज़ किया और धातु के बने सिक्कों इनके प्रचलन हुआ। तो ये बहुत सारे फैक्ट थे इनके, क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम इनकी सफलता के कारण थे। तो इस तरह ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज़ आप अब सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।